देखो इलस्ट्रेशन 24, इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम लोग को दे दिया है और मिस्टर एक्स का हम लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे शुरू करते हैं, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट कॉलम। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, तो एज पर पीएल कितना है, 43,000। मैम सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले अब आवाज आ रहा है। हाँ मैम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, और ये हम लोग को क्लियरली टू नोट नेट प्रॉफिट बोलकर दिया हुआ है 43,000। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एड एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, और हम सीधे दूसरे पेज में चले जा रहे हैं और लिख रहे हैं लेस। लेस इसलिए लिख रहे हैं दूसरे पेज में क्योंकि ये बहुत बड़ा सम है, गंदा हो जाएगा अगर वहीं पे लेस लिख देंगे तो, इसलिए बहुत अच्छे से जगह छोड़ो और लिखो लेस। एक्सपेंडिचर अलाउड। अब पहले पीएल देखेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि मतलब ये ऐड बैक करना होगा। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, सैलरी ठीक है, रेंट भी ठीक है, लीगल चार्जेस भी ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस भी ठीक है, पर प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमको लगता है कि डेटर लोग पैसा नहीं देगा, असली में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो लगने के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तुमको ऐसा लगता है, इसलिए ये एड बैक होगा। तो कितना है, 30,000। उसके बाद अगेन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, अगेन प्रोविजन मतलब तुमको लगता है, ये भी हम लोग को लेस करने नहीं मिलेगा। इसके बाद बोल रहा है सैलरी टू मिसेज एक्स, फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स हम लोगों को लेस करने नहीं मिलता है। उसके बाद इस साइड आ जाओ, सेल्स ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पे टैक्स देने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उसको इनकम नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे उसको लेस कर देंगे, इनकम नहीं मानते हैं इसलिए कम कर दे रहे हैं प्रॉफिट। ये हम लिखे हैं इनकम फ्रॉम एचपी, पर ब्रैकेट में लिख दो टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये क्यों लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग को पता है कि इसके ऊपर टैक्स यहाँ नहीं देना है, एचपी में देना है, ये हम लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी चीज लगता है या हम लोग के दिल में है वो हम लोगों को कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ऐसे तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, पर एग्जेम्प्ट कहाँ है, अदर सोर्सेज में, तो यहाँ तो उसका वैसे भी कोई काम नहीं है। तो हम ये क्या लिखे हैं, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 अंडर द हेड अदर सोर्सेज, मतलब ये एग्जेम्प्ट है इस सेक्शन में और ऊपर से अदर सोर्सेज के हेड में, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तो 80,000 और 9,000, तो यहाँ तक इसका काम हो गया।
अब टफ चीज कहाँ पे, यहाँ तक तुम लोग को हम डिस्कस भी कर दिए थे और यहाँ तक कोई टफ चीज है भी नहीं। नीचे आते हैं, नीचे अब बहुत सारा बात नया पता चलेगा। पहला है परचेज इंक्लूड्स 1 लाख पेड इन कैश टू कल्टीवेटर फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके ऊपर हम कुछ बात बताते हैं। ये अच्छा, तो इसमें हम समझा रहे हैं कि अगर इसमें दो बात होता है, एक होता है पेमेंट एक्सीड्स ₹10,000 अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। इसमें क्या बोला गया है कि एक दिन में हम लोग कैश में सिर्फ 10,000 ही पे कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को कहीं पे पेमेंट करना है तो कितना रुपया कैश में पे कर सकते हैं? 10,000 रुपया तक कैश में पे कर सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा पे करेंगे तो वो लेस करने नहीं मिलेगा। मतलब अगर कैश में हम लोग एक दिन में 10,000 से ज्यादा कहीं पर भी पे कर देंगे तो उसको पीएल में 2 करके लिखने नहीं मिलेगा, मतलब खर्चा दिखाने नहीं मिलेगा। अगर खर्चा दिखाने नहीं मिलेगा तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा, जो हम लोग के लिए नुकसान है, ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अगर कोई चाहता है, आप सोचो मेरे को किसी को 50,000 पे करना है तो कैसे करेंगे? चेक के थ्रू करेंगे, कैश में सिर्फ नहीं करना है। मतलब कैसे भी करो, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। वो अभी तो इतना ऑनलाइन पेमेंट मोड आ गया है, बट इतना ऑनलाइन पेमेंट मोड को एक्सप्लेन नहीं किया है। ये लोग सिर्फ चेक लिखता है, तो चेक से पे होना चाहिए। मतलब ये समझ लो कैश में नहीं होना चाहिए। पर नंबर 6 जो अभी हम बता रहे हैं, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन डाला गया है रूल 6D में, डीडी में, रूल 6DD। इसमें क्या बोला गया है, पर कुछ लोग कहीं कहीं पे 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में कर सकता है। अब कौन कौन है जो 10,000 का पेमेंट कैश में कर सकता है फिर भी उसको लेस करने मिल जाएगा? पेमेंट टू बैंक, अगर बैंक को कोई पेमेंट देना है तो 10,000 से ज्यादा में भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट अगर गवर्नमेंट को कर रहे हैं तो दो। लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कहीं पे 10,000 से ज्यादा पे करना है तो करो। म्यूचुअल सेट ऑफ, म्यूचुअल सेट ऑफ मतलब तुम लोग मेरे को दोगे 50,000, हमको तुम लोग को देना था 40,000। हम लोग बोले, बुक्स में दिखा दिए कि 40,000 40,000 दोनों का काट दो, मतलब हम तुमको 50,000 देते, तुम मेरे को 40 देते। तो मान लो कि हम लोग 40 हटा दिए, तो अब हम तुमको सिर्फ कितना देंगे? 10,000। तो बुक्स में क्या लिखेंगे? लेस म्यूचुअल सेट ऑफ 40,000, 10,000 बचा। और तुम भी अपने बुक्स में लिखोगे 40,000 से लेस 40,000 म्यूचुअल सेट ऑफ, तो कुछ नहीं बचा। तो ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पे नहीं किए थे, सिर्फ म्यूचुअल सेट ऑफ किए थे। परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम कल्टीवेटर, फार्मर लोग जितने में भी कैश में ट्रांजैक्शन कर सकता है, अगर कोई एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन का काम करता है तो। क्यों? फार्मर लोग कहाँ से चेक ये सब में जाएगा? बैंक जाएगा या डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करेगा? तो जो लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेस कर रहे हैं, अगर सोचो तुम लोग को जाके किसी फार्मर से कुछ खरीदना है और 20,000 का सामान खरीदना है, तो वो लोग को चेक देके थोड़ी आ जाओगे। वो लोग उस चेक का क्या करेगा? समझेगा भी नहीं। हो सकता है ऐसा गांव हो जिसमें बैंक है ही नहीं। तो फार्मर से अगर कुछ परचेस कर रहे हैं तो अलाउड है 10,000 से ज्यादा भी। ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है, ये तुम लोग अपना पढ़ लेना। तो हम लोग के सम में देखो लिखा है, हम लोग के सम में लिखा हुआ है परचेज इंक्लूड्स, परचेज है ना ऊपर, 30 लाख का परचेज है। 30 लाख के परचेज के लिए नीचे बोल रहा है 1 लाख पेड इन कैश टू अ कल्टीवेटर फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज करने के लिए 1 लाख का पेमेंट किए थे कैश में, तो ये हम लोग को लेस करने मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड बैक नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 लाख लेस करने मिलेगा, इसलिए फाइन। उसके बाद बोल रहा है परचेज ऑल्सो इंक्लूड 10,000 paid by way of compensation to the supplier or as the assessee was unable to take delivery of goods due to lack of storage space and finance।
बोल रहा है परचेज के अंदर और 10,000 का आइटम घुसा हुआ है जो हम लोग एक दिन में पे किए थे, तो 10,000 तक तो पे कर ही सकते हैं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%। ये देखो, बोल रहा है पहले हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये हम लोग क्लियर है, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो इससे प्रॉफिट पे क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हम लोग का क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये हम लोग का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्या है हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक और ये हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे होता है जीपी। अब सोचो, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का क्रेडिट साइड होता है और ये हम लोग का डेबिट साइड होता है। डेबिट साइड हम लोग का एक्सपेंस का साइड होता है, और ये हम लोगों का इनकम साइड होता है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात किसका आ रहा है, अब अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके रखे हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग अननेसेसरीली बढ़ा के रखे हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक को अननेसेसरीली बढ़ा के रखेंगे तो प्रॉफिट भी अननेसेसरीली बढ़ा हुआ रहेगा। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जीपी को गिराना होगा। तो अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो हम लोग प्रॉफिट को कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अननेसेसरीली बढ़ा हुआ है, जो कि हम लोग के प्रॉफिट को भी अननेसेसरीली बढ़ा दिया है, तो रेक्टिफाई करने के लिए इसको गिरा देंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अननेसेसरीली हम लोग का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो मतलब प्रॉफिट हम लोग का अननेसेसरीली गिरा हुआ है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपेंस दिखा रहे हैं, ज्यादा एक्सपेंस दिखाएंगे तो प्रॉफिट गिरा हुआ रहेगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग जीपी बढ़ा देंगे। तो ये चीज अब सम को देखो, सम में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 25% से, मतलब क्लोजिंग स्टॉक अननेसेसरीली बढ़ा हुआ है, तो हम लोग का प्रॉफिट भी अननेसेसरीली बढ़ा हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अभी हम उसको गिरा देंगे। तो यहाँ पे लेस करेंगे, डी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ओ अच्छा अच्छा, तो ठीक है, हम लोग का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो जीपी हम लोग का गिरा हुआ है, तो अभी जीपी को बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, 4 लाख, ये 25% से बढ़ा हुआ है, मतलब 125 है, तो हमको गिराना सिर्फ कितना है, 25 को। दी, हाँ, ये तो ऐड होगा ना। तो ये हम लोग एड बैक कर दिए। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग हम लोगों का गिरा हुआ है, अगर हम लोग का इनकम गिरा हुआ है मतलब जीपी भी गिरा हुआ है, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी बढ़ा देंगे। तो ये हम लोग का अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,80,000, ये 25% से गिरा हुआ है, मतलब 75 है। तो ये हो गया 1,60,000।
उसके बाद salary include 15,000 paid as bonus on the occasion of Diwali over and above the bonus payable under the Payment of Bonus Act 1965. ये हम फिर भी समझा दे रहे हैं जिसको समझ में नहीं आया। बोल रहे सैलरी जो ऊपर लिखा हुआ है टू सैलरी 8 लाख, उसमें बोनस घुसा हुआ है जो हम लोग दिवाली में बोनस दिए थे। तो मेरे नोट्स में क्लियरली हम लिखवाए हैं कि अगर बोनस हम लोग दिवाली में पे किए हैं तो वो लेस करने मिलेगा, और हम लोग उसको लेस किए भी हैं, तो ये ठीक है, इसको छोड़ दो। उसके बाद दिया है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड्स 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड सेल्स टैक्स डिमांड। सेल्स टैक्स में हम लोग कुछ गलती कर दी, इसलिए हम लोग को 10,000 रुपया फाइन देना पड़ा। तो मतलब और डिस्प्यूटेड था सेल्स टैक्स, इसलिए हम लोग को उसके चक्कर में 10,000 पे करना पड़ा। तो यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स टैक्स के बारे में एक चीज लिखा है। देखो, सेल्स टैक्स के ऊपर क्या रूल है? सेल्स टैक्स के ऊपर रूल है कि अगर ये पे करेंगे तो ही लेस करने मिलेगा, अगर पे नहीं करेंगे तो लेस करने नहीं मिलेगा। सेल्स टैक्स कोई भी तरीके का टैक्स, यही रूल कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि हम लोग जो लेस किए हैं टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर 1,20,000 है, उसके अंदर 10,000 सेल्स टैक्स का घुसा हुआ है। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि सेल्स टैक्स नॉट येट पेड। तो ये हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि अभी तक दिए नहीं होंगे, यही मानेंगे कि सेल्स टैक्स दिए हैं, क्योंकि सम क्लियरली बोल नहीं रहा है कि नॉट येट पेड। तो यही मानेंगे कि ये पे किए थे, तो पे किए थे तो लेस करने भी मिलेगा, इसलिए ठीक है। पर अगर लिख देता कि ये 10,000 हम लोग का सेल्स टैक्स के लिए पे किए हैं और सेल्स टैक्स नॉट येट पेड, मतलब ये सेल्स टैक्स के लिए पे करना था पर अभी तक पे किए नहीं है, तो हम लोग को ये लेस करने अभी नहीं मिलता, हम एड बैक कर देते। पर सम साइलेंट है तो यही मान रहे हैं पे कर दिए। अब बोल रहा है 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी। हम लोग जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किए हैं 3,000 का, वो यहाँ पे हम लोग कहीं पर मिसेलेनियस एक्सपेंस ये सब के अंदर घुसा दिए होंगे, पर म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ लेस करने नहीं मिलता है, वो हाउस प्रॉपर्टी में लेस करने मिलता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगा आप एड बैक करिए। उसके बाद it also includes 5,000 as custom penalty paid during the year। हम उस दिन ही बताए थे अगर किसी एक्ट के लिए कोई भी पेमेंट कर देंगे तो वो हम लोगों को लेस करने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कस्टम्स के लिए पे किए हैं पेनल्टी 5,000, तो इसलिए ये ऐड करने नहीं मिलेगा। याद रहे, अगर एक्ट ब्रेक किए हैं और फिर कोई पेनल्टी पे किए हैं तो लेस करने नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, amount of 20,000 due from customer was written off from the provision of bad debt। हम लोग जो प्रोविजन फॉर बैड डेट था 30,000 का, उसको एड बैक इसलिए कर दिए थे क्योंकि लगता है कि हम लोग दिया नहीं देगा, पर नीचे कंफर्म कर रहा है कि 20,000 सच में नहीं दिया, तो इस बार हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि बैड डेट तो हुआ है, बैड डेट हुआ है तो हम लोग का प्रॉफिट कम होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है मिसेस एक्स इज अ लॉ ग्रेजुएट एंड इज एक्टिवली वर्किंग इन द एसएससी फर्म। हम लोग मिसेस एक्स को सैलरी देते हैं, पर अगर उसको सैलरी ऐसे ही देते हैं, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो लेस करने नहीं मिलता है, वो एड बैक हो जाता है, क्योंकि झूठ मूठ अपनी वाइफ को कोई पे कर रहा है। पर नीचे क्लियर कर रहा है कि उसकी वाइफ एक लॉ ग्रेजुएट थी और एक्टिवली वर्क करती थी फर्म में, इसलिए उसको सैलरी देते थे, तो ठीक है, लेस करने मिलेगा। इसके बाद लेस वाले पोर्शन को ऐड करो।
तो यहाँ पे आ गया मेरा GTI 2,92,000। देखो इसमें इलस्ट्रेशन 26 में अगेन हम लोग को दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग PL एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ श्री रतन। तो हम लोग को टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक PL दे दिया है जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और बहुत कुछ है, और दूसरे पे नीचे बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सम तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिखो इलस्ट्रेशन 26, फिर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर PL। नेट प्रॉफिट एज पर PL में हम लोग नेट प्रॉफिट जो 1,20,000 है वो लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग को क्या दिया है, पहले जो PL से उठा सकते हैं उसको ले लो। देखो ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, सैलरी ठीक है, लीगल एक्सपेंस भी ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हम लोगों को लेस करने नहीं मिलता है। क्यों इनकम टैक्स इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो हम लोग का पर्सनल एक्सपेंस है। इनकम टैक्स बिजनेसमैन का खुद का इनकम के ऊपर वो जो टैक्स देता है वो है। बिजनेस का एक्सपेंस सेल्स टैक्स है। ये इनकम टैक्स के क्यों किए हैं ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बीइंग अ पर्सनल एक्सपेंस। तो ये हम लोगों का ये हो गया। इसके बाद इस साइड पे दिया है सेल्स, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है, पर कहाँ पे टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, PGBP में नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उसके बाद है बैड डेट रिकवरी। ये क्या है, देखो हम लोग का बैड डेट जो होता है वो बिजनेस का लॉस होता है और वो हम लोग लेस कर लेते हैं। लास्ट सम में किए भी थे, क्योंकि बैड डेट एक बिजनेस का ही एक्सपेंस है, बिजनेस का ही लॉस है। तो उसको हम लोग 2 में लिखते हैं और प्रॉपर लेस करते हैं। बैड डेट रिकवरी क्या होता है, पहले तुम लोगों ने बैड डेट कर दिया था, मैंने लेस कर लिया था लॉस बोलकर, पर आज तुम लोग मेरे को वो पैसा आके दे रहे हो, तो वो मेरा अब इनकम है, उसके ऊपर मेरे को टैक्स देना होगा। ये रियल स्टोरी है। पर अगर सोचो जब वो बैड डेट हुआ था तब मेरे को गवर्नमेंट लेस करने नहीं दिया था, किसी भी रीजन से नहीं दिया, बोला आप बैड डेट लेस नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है, तो हमको बैड डेट का बेनिफिट लेने नहीं मिला। अब वो आदमी आके मेरे को पैसा दे दिया है, तो हम बैड डेट रिकवरी को भी इनकम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम तो पहले उसको लेस किए ही नहीं थे। तो जब बैड डेट को हम लेस नहीं किए थे, मतलब बैड डेट वाले अमाउंट पे भी हम टैक्स दे चुके हैं। तो अब जब बैड डेट रिकवरी हो गया है और मेरा इनकम हो गया है, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट को बोलेंगे हम तो पहले ही इसके ऊपर आपको टैक्स दे चुके हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, लिखा है ये डिसअलाउड था, मतलब पहले मेरे को बैड डेट लेस करने नहीं मिला था, तो आज हम इस बैड डेट रिकवरी को भी इनकम मानकर इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। यहाँ पर लेस में नहीं है। बैड डेट होता है, एक बैड डेट रिकवरी होता है, बैड डेट बिजनेस का लॉस होता है। और ये जो लॉस होता है हम लोग इसको PL में 2 बोलकर दिखाते हैं। और जब हम लोग इसको PL में 2 बोलकर दिखा देंगे तो प्रॉफिट हम लोग का कम जाएगा, क्योंकि कोई भी खर्चा अगर 2 में दिखाओगे तो प्रॉफिट गिर जाएगा। तो हम लोग का प्रॉफिट गिरता है।
अब जब नेक्स्ट ईयर कभी बाद में ये वाला बैड डेट हम लोग को वो आदमी आके पैसा दे दिया, तो उस साल का पीएल में हम लोग क्या लिखेंगे? उस साल के पीएल में हम लोग लिखेंगे बाई बैड डेट रिकवरी, और इनकम बोल के इसके ऊपर टैक्स, हम लोग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा उस साल। प्रॉफिट बढ़ जाएगा मतलब हम लोग का इनकम बढ़ गया। तो हम लोग इस साल अगर लेस किए थे और प्रॉफिट गिराए थे, तो इस साल जब वो इनकम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा भी दिए, दोनों चीज किए। पर अगर सोचो गवर्नमेंट मेरे को उस बार बोला आपको बैड डेट लेस करने नहीं देंगे, तो आप बैड डेट यहाँ से लेस मत करिए, तो हम बोले ठीक है, तो मेरा यहीं पे प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो अब जब मेरे को कभी आके वो आदमी पैसा दे देगा, तो हम उसको फिर हम इनकम में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और प्रॉफिट उस साल का कुछ नहीं होगा। अगर हम इस साल भी बैड डेट रिकवरी बोलकर इस साल भी टैक्स दे देंगे, तो लास्ट ईयर भी मेरा नेट प्रॉफिट हम ज्यादा करके ज्यादा पे टैक्स दिए, इस बार का भी नेट प्रॉफिट हम बढ़ाकर ज्यादा पे टैक्स दिए, तो ऐसा कोई एक ही अमाउंट पे दो बार टैक्स तो देगा नहीं। इसलिए जब बैड डेट मेरे को लेस करने नहीं मिलेगा, तो हम बैड डेट रिकवरी को भी इनकम मान के इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। इस तरफ दिया है फाइन पेड टू जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी ये सबको फाइन देना, जैसे सेल्स टैक्स ये सबको फाइन देना, कस्टम्स को फाइन देना, ये सब हम लोगों को लेस करने नहीं मिलता है क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसलिए जीएसटी को अगर कोई फाइन दे रहे हैं तो वो एड बैक होगा। तो यहाँ तक हो गया। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये बहुत बार समझा चुके हैं। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, ये भी समझा चुके हैं। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन का क्या, देखो अगर डोनेशन का स्पेसिफिक रीजन लिखा है कि हम लोग क्यों डोनेशन किए हैं, तब तो लेस करने मिलेगा। पर सिर्फ डोनेशन लिख देगा तो लेस करने नहीं मिलेगा। ऐसे तो कोई भी खर्चा करेंगे और लिख देंगे डोनेशन, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए अगर रीजन नहीं लिख पाया है तो डोनेशन को लेस करने नहीं देगा। दी नीचे रीजन है। ओ बाद में है, ठीक है देख लेंगे, अभी लिख लेते हैं देखकर। उसके बाद देखो जीएसटी। जीएसटी लेस करने मिलता है बिजनेस एक्सपेंस है, जैसे सेल्स टैक्स लेस करने मिलता था। पेड है कि अनपेड है ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है हमारे पास। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस ठीक है, एडवर्टीजमेंट ठीक है। फिर दिया है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट तो इनकम है, टैक्सेबल भी है, पर कहाँ पे, अदर सोर्सेज में। तो लिख दो टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, 15,000। उसके बाद बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी ठीक है। बट अब नीचे आओ, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन एट 10% अबव कॉस्ट, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है और क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। तो एक एक करके करते हैं। अगर हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब हम लोग का प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो रेक्टिफाई करने के लिए गिराएंगे, इसलिए लेस करेंगे। ऐड होगा। अरे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो इनकम भी बढ़ा हुआ है, रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट को गिराएंगे। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, हमको लगा ओपनिंग। ये 66,000 है, 10% से बढ़ा हुआ है मतलब 110 है। अब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है,
तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है मतलब हम खर्चा ज्यादा दिखाएं, तो प्रॉफिट मेरा गिरा हुआ है तो रेक्टिफाई करने के लिए बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। तो ये लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स, ये उस दिन समझा चुके हैं। उसके बाद डोनेशन कंप्राइज 8,000 डोनेटेड टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। देखो जब भी डोनेशन के ऊपर बात आएगा तो डोनेशन हमेशा पहले ऐड बैक हो जाता है, डोनेशन का एडजस्टमेंट अलग अलग होता है, ऊपर से देखकर डोनेशन हमेशा ऐड बैक कर देंगे और नीचे जो एडजस्टमेंट है वो हमेशा अलग से फिर से करेंगे। तो पहले से मेरा ऐड बैक किया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हम डोनेशन जो दिए थे वो पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड में दिए थे और 2,000 रुपया नेशनल चिल्ड्रन फंड में दिए थे, तो मेरे को ये लेस करने मिलेगा, ठीक है। पर कहाँ पे लेस करने मिलेगा, ये मेरे को सीधे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में लेस करने मिलेगा, पीजीबीपी में लेस करने ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको छोड़ दो। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है, जीएसटी अमाउंटिंग टू 12,000 वेयर पेड ऑन 14 जुलाई 2020। हम लोग का साल खत्म कहाँ हो जाता है, 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाता है, मतलब जीएसटी नॉट येट पेड है, मार्च तक हम लोग पे नहीं किए हैं। अगर सेल्स टैक्स या फिर जीएसटी पेमेंट बेसिस पे लेस करने मिलता है, पे करेंगे तो लेस करेंगे, पे नहीं करेंगे तो लेस नहीं करेंगे, तो जीएसटी हम लोग पे नहीं किए हैं तो ये लेस करने नहीं मिलेगा, इसको ऐड बैक करो। तो हम ब्रैकेट में लिख दिए जीएसटी नॉट येट पेड, कितना, सिर्फ 12,000 हम लोग का ऐसे हो रहा है, तो 12,000 को सिर्फ हम लोग उसके बाद स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसके बाद बोल रहा है परचेज इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 40,000 मेड इन कैश। हम लोग एक परचेज किए हैं कैश में और एक दिन में 40,000 पे कर दिए, तो लेस करने नहीं मिलेगा, ऐड बैक करो। दी जीएसटी वाला 5,000 ही हो। कैसे, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखेंगे परचेज एक्सीड्स ₹10,000। सेक्शन लिख देंगे ब्रैकेट में अंडर सेक्शन 40A3, कितना, पूरा 40,000 ऐड बैक हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है सैलरी पेड इंक्लूड 24,000 पेड टू श्री रतन, वो खुद को ही पे कर दिया है, खुद को पे करना लेस करने नहीं मिलता है, तो लिखो सैलरी पेड टू एम्प्लॉयर। वो 24,000 खुद को ही पे किया है। उसके बाद बोल रहा है परचेज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट वर्थ ₹70,000 इंक्लूडेड इन परचेज।
परचेज के अंदर सिर्फ गुड्स होना चाहिए, पर वो एक एसेट भी परचेज किया है और उसको उसके अंदर लिख लिया है। तो बेसिकली इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, परचेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुड्स ही हो। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ गुड्स होना चाहिए, बट परचेज में कुछ भी हो सकता है। परचेज को लेके सिर्फ 10,000 वाला रूल है 40A3 में, और कोई रूल नहीं है कि क्या खरीदना चाहते हैं क्या नहीं, कुछ भी खरीदो। तो ये लाइन का भी कोई मतलब नहीं है। तो अब इसको हम लोग एडलेस करेंगे। हाँ, तो इस तरह हम लोग का अल्टीमेटली आ गया 189,500। ठीक है। अब हम लोग को इसमें बोला था टोटल इनकम, तो टोटल इनकम बोलेगा तो सारा निकाल के दिखाना होगा। तो ये तो सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस था। इस तरह हम लोग को अदर सोर्सेस का भी करना होगा, क्योंकि अदर सोर्सेस भी था। अदर सोर्सेज में यहाँ क्या क्या था? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फिर बैंक इंटरेस्ट, उसके बाद इसमें आ गया हम लोग का 19,000। इसको लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हम लोगों का आया जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। इससे लेस करना पड़ेगा डिडक्शन। डिडक्शन में हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ाए नहीं है। तो तुम लोग सिर्फ जीटीआई पे सम को छोड़ दो, टोटल इनकम नहीं निकाल पाएंगे। जीटीआई से डिडक्शन लेस करते हैं तो टोटल इनकम आ जाता है। तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन तो हम लोग का 18,000 आ गया। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर बस कुछ बात है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से इंडस्ट्री में मिलता है? पावर एंड जनरेशन इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन बोल रहा है तब तो निकालना ही है, पर अगर नहीं बोलता है तो हम लोग कब करते हैं? जब लिखा हो कि ये पावर इलेक्ट्रिक का कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कंपनी है, ऐसा कोई नाम दे देता है तो हम लोग को खुद ही एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। दूसरा बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे एसेट पे देते हैं? जो न्यू हो। सोचो तुम लोग कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीद कर लाए हो, और पावर एंड जनरेशन का ही कंपनी है तुम लोग का, पर सेकेंड हैंड मशीन खरीद कर लाए हो, तो कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोगों को सिर्फ न्यू परचेज पे मिलता है, जो एकदम फर्स्ट टाइम खरीदा गया हो। तीसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ न्यू वाले पार्ट पे ही मिलता है, तो इस समय सिर्फ 60,000 पे मिलेगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट ही है 20%। इस समय दे दिया है, नहीं देता है तो तुम लोग को याद रखना है। तो 60,000 का 20% एडिशनल हम लोग को मिलेगा, तो इसलिए 60,000 का 20%। पर 180 दिन वाला बात इसमें भी याद रखना होगा। तो इसमें भी
वो 180 दिन तो यूज किया नहीं, तो 10% मिलेगा, मतलब 60,000 का 10% 6,000, तो टोटल 18,000 और 6,000 हम लोग को 24,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। इलस्ट्रेशन 29, ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का सम है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मतलब सीए होना, लॉयर होना, प्रोफेसर होना, या फिर टीचर होना, डॉक्टर होना, ये सब कुछ प्रोफेशन के अंदर आता है। तो ये देखो क्लियर लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर वैद्य। तो डॉक्टर पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। ऊपर से ये लोग बोल भी रहा है कि कंप्यूट करो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो ये श्योर है हम लोग कि ये बिजनेस तो नहीं है, डॉक्टर का बिजनेस नहीं हो सकता। तो हम लोग आज खत्म कर दिए इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस पोर्शन खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोफेशन पोर्शन में जाएंगे।